देखिए, आज से हम लोग उत्तर दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम जून महीना 2023 शुरू कर रहे हैं, है ना। ये जून महीना का पहला क्लास है। पहला अगर हम लोग बॉक्स देखते हैं तो देखते हैं कि असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के त्रिपक्षीय समझौता। ये है क्या, ये मुद्दा क्या है? तो देखिए, असम में बहुत दिनों से, बहुत सालों से जनजातीय संघर्ष चल रहा है ना। दिमासा क्या है? दिमासा एक जनजाति है। वो अति प्राचीन काल से ब्रह्मपुत्र की घाटी में निवास कर रही है। उनका कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो एक उग्रवादी संगठन बना लिए और हिंसक कार्रवाई करते रहे। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार का प्रयास किया गया। इसी प्रयास का नतीजा है, विशेषकर गृह मंत्रालय का, इसी प्रयास का नतीजा है कि आपका त्रिपक्षीय समझौता हुआ। त्रिपक्षीय समझौता किसमें किसमें? एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है और तीसरा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है, जो कि एक उग्रवादी संगठन है। अगर इस उग्रवादी संगठन को काबू कर लिया जाए और हथियार रखने के लिए उसको प्रेरित किया जाए तो वो क्षेत्र अब शांति हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, हिंसा मुक्त हो जाएगा। तो सरकार का ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए, ये जो समझौता हुआ असम में शांति स्थापित करने के लिए हुआ है। तो पहले दिमासा क्या है जान लेते। दिमासा हो सकता प्रश्न पूछ दे, दिमासा क्या है? एक असम की जनजाति है, असम की जनजाति है, ट्राइब है, ये ट्राइब, ठीक है। इसी का एक संगठन है असम में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसी का संगठन है, ठीक है ना। दिमासा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये समझौता किसमें किसमें हुआ है? एक हुआ केंद्र सरकार, इसका पक्ष है, राज्य है और DNLA है, यानी दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है। तीनों मिलकर समझौता किया है। ये पक्ष हो गया, त्रिपक्षीय समझौता है, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय समझौता है, इसके तहत DNLA को हथियार छोड़ना पड़ेगा, हिंसा का रास्ता त्याग करना पड़ेगा, शांति का रास्ता अपनाना होगा, है ना। ये तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन बदले में दिमासा को क्या मिलेगा? सरकार क्या करेगा? तो सरकार क्या करेगा समझिए। सरकार दिमासा का विकास करने के लिए दिमासा कल्याण परिषद का निर्माण करेगा। दिमासा कल्याण परिषद, दिमासा कल्याण परिषद का गठन करेगा, है ना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो दिमासा है, जो वहाँ का जनजाति है, उनका आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उत्थान होगा, है ना। आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान होगा। क्लियर है ना। और क्या होगा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 5 वर्षों तक 500 करोड़ की पैकेज देगी, ठीक है। 5 वर्षों तक 500 करोड़ 500 करोड़ की पैकेज मिलेगा, ठीक है। इससे दोनों मिलके इतना पैसा फंड प्रोवाइड करेगा और ये पैसा का उपयोग इनका कल्याण में किया जाएगा, दिमासा कल्याण में किया जाएगा। इस तरह से असम क्षेत्र यानी कि भारत का पूर्वोत्तर प्रदेश में शांति स्थापित हो जाएगा, ऐसा सरकार का प्रयास रहा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता संपन्न। ये कैसा समझौता हुआ है? यह हुआ है सीमा विवाद दोनों के बीच में था, उससे संबंधित। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से कहने का मतलब 5 दशक मतलब 50 साल लगभग से सीमा विवाद चल रहा था। आज तक तो हम लोग सुनते थे कि देश और देश के मध्य में सीमा विवाद होता है, लेकिन राज्य और राज्यों के मध्य में भी सीमा विवाद होता है। इसको अंतर्राज्यीय सीमा विवाद कहते हैं। ये कभी कभी बहुत ही उग्र भी हो जाता है ना, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो ये शुरुआत हुआ था, ये जो सीमा विवाद है ये शुरुआत हुआ था, अगर इसका बीज देखा जाए, शुरुआत एकदम देखा जाए तो 1954 में हुआ था, जब नेफा का गठन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम नेफा था। नेफा का पूर्व फॉर्म क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, है ना। यानी कि 1954 में नेफा का गठन हुआ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना। बीज तो यहाँ पड़ गया था, ठीक है ना। लेकिन जब 1972 में जब नेफा को अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, यानी कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना। उस समय आरोप लगाया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कि मेरा बहुत सारा जमीन, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा जमीन, लगभग 800 किलोमीटर जमीन किसको दे दिया गया है? असम को दे दिया गया, यानी असम का क्षेत्र में चला गया है ना। अरुणाचल प्रदेश बोला कि मेरा जो मैदानी क्षेत्र है, जो कि ट्राइबल लैंड है, जनजातीय क्षेत्र है, वो सब का सब चला गया कहाँ? असम में चला गया। उसका मांग और उसके लिए जो संघर्ष 1972 से चल रहा था और आज तक चल रहा था, यानी 2023 तक चलता रहा। इस समस्या का सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, कमेटी ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट था क्या? लोकल कमीशन रिपोर्ट। कोई असर नहीं हुआ, दोनों जन नहीं माना। लेकिन 2023 में असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अमित शाह, गृह मंत्रालय से अमित शाह, तीनों मिलकर इस समस्या का समाधान किए, है ना। और इस विवाद को जो 50 साल से चल रहा था उसका अंत हो गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का अगर आप नक्शा देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नक्शा देखिएगा तो आप कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश का नक्शा। एग्जैक्ट नहीं है, इस तरह से दिखेगा आपको। अरुणाचल नहीं, सॉरी, असम है, ठीक है ना। अरुणाचल को देखिएगा कि यहाँ से ऐसे जाता है, कुछ ऐसा, और इस तरह से होते हुए यहाँ तक मूव करता है, ठीक है। विवाद कहाँ पर शुरू हो रहा था? विवाद हो रहा था यहाँ पर, ये क्षेत्र लगभग कितना था? लगभग 800 किलोमीटर, 123 गांव था लगभग, ठीक है, 123 गांव। तो ये 800 किलोमीटर 123 गांव का जो समस्या था उसका समाधान कर दिया गया, और वहां पर दोनों राज्यों के बीच में अब शांति स्थापित होगी, ऐसा प्रयास किया गया है। क्लियर? तो ये नक्शा को आप बना सकते हैं। कहीं अगर आपको दिखाने का होगा तो यूं ही आप दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉपी पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, है ना, तृणमूल कांग्रेस, है ना, भाकपा
का यह दर्जा छीना गया। जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था ये तीनों से छीन लिया गया है और एक आपको दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो आपको दर्जा क्यों मिली है? अभी कितना, अगर देखा जाए तो अभी कितना टोटल राष्ट्रीय पार्टी है? कितना राष्ट्रीय पार्टी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी अगर देखें तो कुल 6 है, संख्या 6 है। इसमें से आपको अभी हाल में मिला, हाल में किसको मिला है? आपको मिला है ना, आम आदमी पार्टी। 4 राज्यों में इसको राजकीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। जिस पार्टी को 4 राज्यों में राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाए उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। तो 4 राज्य कौन कौन है? एक हो जाएगा दिल्ली है, दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा गोवा। 1 2 3 4 इन 4 राज्यों में आपको राजकीय पार्टी का दर्जा मिल गया, इसीलिए क्या हो गया, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अन्य भी दर्जा प्राप्त करने का कुछ नियम होते हैं। जैसे क्या होता है कि आप 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसका वैध मतदान जितना होता है 6% लेते हैं, और आपका लोकसभा में आपका कितना है? 4 सांसद है ना। यानी कि अगर दूसरा देखा जाए तो 4 राज्यों का 4 राज्यों में वैध मतदान का वैध मत का 6% आप प्राप्त कर लिए, ठीक है। और संसद में आपका 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आपको मिल जाएगा क्या? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, क्लियर। या फिर लोकसभा में 2% लोकसभा में 2% सांसद आपके हैं, ठीक है। लोकसभा में 2%, कुल सीट का 2%, लोकसभा में कुल सीट का 2% आप रखे हुए हैं, तो आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो अगर आपको पूछेगा आपको किसके तहत मिला है, इसके तहत मिला, यानी 4 राज्यों में उसको राजकीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्लियर। चलिए, तो ये दोनों भी याद रख लेना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय पार्टी प्राप्त करने का दर्जा निम्न में से कौन होता है, इसे भी याद रखना है। 4 राज्यों में वैध मत का 6% और संसद में 4 सांसद होना चाहिए, लोकसभा में कुल सीट का 2% है। इनमें से कुछ भी हो तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, 3 पार्टियों का दर्जा छीन लिया गया। टोटल पहले 9 पार्टी था, उसमें 3 पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। कौन कौन? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का दर्जा गया, एनसीपी। दूसरा कौन है भाई? तृणमूल कांग्रेस का दर्जा गया। और तीसरा क्या है? भाकपा, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीनों का दर्जा चला गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, ठीक है। पहले 9 था, अब 3 हटा दिया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरह से भी टॉपिक हो गया हम लोगों का। भारत में बाघ की संख्या अब 3167 हो गई है। 5वीं चक्र की गणना रिपोर्ट आया है ना। अगर बाघ का संरक्षण को ध्यान में रखें, प्रश्न तो ठीक है ये दे दिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर देगा कि बाघ का जब संख्या कम होने लगा तो 1973 में क्या हो गया कि बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। यह हुआ 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या हुआ कि 9 जगह टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया, है ना। 9 जगह टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया। ध्यान है
कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा कौन? कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, है ना। आपका फिर हो जाएगा सिमलीपाल पलामू झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मेलघाट महाराष्ट्र, और भी बहुत है ना, 2-3 और है। उन सबको याद रख लेना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि 1900 टाइगर रिजर्व के तहत कौन कौन से इनमें से किसका निर्माण किया गया था, किसका स्थापना किया गया था, वो पूछ दे तो आप उसको बता दीजिएगा। 9 को कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। एक तो यह हो गया। तो टाइगर संरक्षण के लिए, बाघों का संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया, है ना। और प्रयास किया गया कि इसका शिकार नहीं हो, ठीक है ना। इस प्रयास का नतीजा है कि बाघों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होता गया, ठीक है। और अभी 5वां चक्र का, यानी कि बाघ का जनगणना, बाघ का गणना जब शुरू हुआ तो 5वां चक्र के अनुसार अभी कितना है? 5वां चक्र के अनुसार कितना हो गया? 3167 बाघ अभी पा गया। शुरुआत में कितना बाघ था? मात्र 263 बाघ था। 263 कब? 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कितना बाघ, कितना कम बाघ था। अभी देखिए कितना बढ़ के हो गया। अभी बढ़ के हो गया, कितना दिखा रहा है देखिए, 3167, यानी कितना बढ़ोतरी हुआ। यानी कि सरकार का जो प्रयास था बाघ संरक्षण का, वो सफल होते हुए दिख रहा है। ये 5वां चक्र का रिपोर्ट है। पहला चक्र का रिपोर्ट कब हुआ था? यानी बाघ का गणना कब से शुरू हुआ? 2006 से शुरू हुआ था। पहला हुआ था कब? पहला चक्र 2006 में। 2006 में 1411 बाघ था 2006 में, ठीक है ना। वही बाघ पहला चक्र से अभी 5वां चक्र में हम लोग पहुंच गए हैं। 5वां चक्र में पहुंच गए हैं और बाघ का संख्या बढ़ के हो गया है 3100। तो हम लोग दिन प्रतिदिन इस मामला में उन्नति करते गए, है ना, उन्नति करते गए। और इस तरह से हम लोग का जो बाघ संरक्षण का जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, ठीक है। 5वां चक्र के बाद एक आपको और भी बात ध्यान रखना होगा कि 1973 में शुरुआत हुआ था, ये 2023 चल रहा है, यानी 50 साल पूरा हो गया है प्रोजेक्ट टाइगर का। 50 साल उसमें सफलता भी पाया है। तो सरकार ने इस 50 साल को उपलक्ष्य में एक IBCA आरंभ किया है। IBCA का मतलब क्या होता है? IBCA देखिए, इसको नोट कर लीजिए। IBCA का मतलब बताते हैं। IBCA पचास साल की खुशी में IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आरंभ किया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं। हो सकता है पूछ दे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत किया है, इसके तहत किसका संरक्षण किया जाएगा? 7 बिग कैट का संरक्षण किया जाएगा। उसमें कौन कौन था? एक है शेर, नाम पूछ सकता है। 7 में से कौन कौन? शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर कंपनी भी है बहुत बड़ा, जगुआर, एक चीता। यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। यानी कि 7 टोटल 7 बिग कैट का संरक्षण करेगा। तो हो सकता है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ दे, इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन है। तो 7 का नाम याद रखिएगा कि IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत ये लोगों का, इन सब जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाएगा। क्लियर? IBCA के तहत ये किया जाएगा। अभी तो बात कहीं किया जा रहा था, अब इतना लोगों का किया जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं।
नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक एक चीतों का निधन, अन्य मादा ने 4 शावक को जन्म दिया। देखिए 1952 में 1952 में चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। क्लियर, चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित कर लिया गया। उसके बाद चीता का संरक्षण का शुरुआत हुआ कि चीता को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे संरक्षित तो नहीं किया जाए, तो विलुप्त प्रजाति हो गया, पुनर्वास कैसे किया जाए, फिर से कैसे पुनर्वास किया जाए, भारत के जंगलों में चीता को कैसे फिर से पुनर्वास किया जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से चीतों का क्या किया, आयात करवाया, यानी चीता मंगवाया, है ना। तो पता है कि सितंबर 2022 में नामीबिया से हम लोग 8 चीते मंगवाए थे, 8 चीते मंगवाए, है ना। और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से टोटल कितना चीता मंगवाए हैं, 12 चीता। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या है, एक समझौता किया गया है कि 10 सालों तक 12 चीतों को आपसे मंगवाया जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया जाएगा, यानी टोटल 120 चीता मंगवाया जाएगा, है ना। तो फिलहाल तो अभी नामीबिया से कितना चीते आए हैं, 8 चीते आए हैं, नामीबिया से 8 चीते। नामीबिया से 8 चीते आए हैं और दक्षिण अफ्रीका से कितना, 12 चीते आए हैं। उसमें से एक चीते, नामीबिया वाला चीता से एक चीता का निधन हो गया और इससे एक चीता का निधन हो गया, है ना। रखा कहाँ गया है, कुन्हो नेशनल पार्क में रखा गया, मध्य प्रदेश में, कुन्हो नेशनल पार्क में, ठीक है ना। एक का निधन हो गया है। लेकिन एक खुशखबरी है कि एक जो नामीबिया के द्वारा जो चीता लाया गया था, उसमें से एक मादा चीता जिसका नाम है सियाया ने 4 शावक को जन्म दिया, 4 शावक को जन्म दिया है ना। तो ये खुशखबरी है, ठीक है। तो बस इसमें तो यही था। बस याद रखिए कि प्रजाति कब विलुप्त घोषित किया गया था, तो विलुप्त घोषित किया गया था कब, 1952 में। हो सकता है यही पूछ दे कब विलुप्त घोषित किया गया था, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, देखिए हम लोग नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सली विस्फोट में 10 जवानों का बलिदान हो गया। हुआ यूँ कि छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा है, आपको पता है कि वो नक्सली क्षेत्र है ना, नक्सल गतिविधियों का वो अड्डा बना हुआ है, क्लियर। वहाँ पर DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के कुछ सेना का टोली, है ना, 10 लोगों का, जवानों का एक टोली नक्सली अभियान को पूरा करके वापस लौट रहा था, है ना। तो एक रास्ता है दंतेवाड़ा में, एक जगह है उसका नाम है अरनपुर के पास विस्फोट करके उन 10 को शहीद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा विस्फोट था जिसमें 10 के 10 शहीद हो गए। बस यही था कि सरकार दंतेवाड़ा में नक्सली गतिविधि को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े घटना हो जाते हैं जो सरकार के समक्ष चुनौती पेश करते हैं। सरकार को अभी भी बहुत कुछ किए जाने का ज़रूरत है ना। नक्सली अभी पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं। ये घटना इसका ताज़ा उदाहरण है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि। जैसा आपको पता है, हम लोगों को पता है कि क्रिकेट का जो घरेलू टूर्नामेंट होता है, जैसे कि देखते हैं रणजी, नाम सुने हैं, रणजी है, देवधर है, सैयद मुश्ताक अली है ना, दिलीप ट्रॉफी होता है। तो ये सब ट्रॉफी क्या घरेलू स्तर पर क्रिकेट खेला जाता है। तो उनका जो पुरस्कार राशि है ना, उसमें बहुत बड़ा वृद्धि किया गया है। और महिलाओं का भी क्रिकेट टीम जो होता है, यानी सीनियर वनडे क्रिकेट जो होता है, उसका भी राशि में बहुत बड़ा वृद्धि किया गया है। यदि हम अगर सिर्फ इसका बात करें, रणजी का बात करें, तो रणजी में पहले मिलता था कितना, 2 करोड़ मिलता था। रणजी में 2 करोड़ मिलता था पहले। रणजी क्रिकेट में पहले मिलता था 2 करोड़ विजेता को। अब इसको बढ़ा कर दिया कितना, 5 करोड़।
उप विजेता को मिलता था 1 करोड़, उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 3 करोड़। देख रहे हैं कितना बड़ा वृद्धि हुआ है। इसी तरह से अन्य जो खेल होता है, जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गया, सैयद मुश्ताक अली हो जाएगा, है ना, देवरा ट्रॉफी हो जाएगा, तो इन सबों में भी वृद्धि किया गया है। ठीक है। उसी तरह महिला का अगर देखते हैं, सीनियर वनडे क्रिकेट जो खेलती है महिला, ये तो पुरुष का हो गया। महिला का बात करें तो जो वनडे खेलती है, ओडीआई जिसको कहते हैं, या फिर वनडे ही लिखिए, महिला वनडे, सीनियर वनडे मैच जो खेलती है, उसमें कितना वृद्धि हुआ है पता है आपको? 6 लाख से 50 लाख हो गया। 6 लाख मिलता था, अब वो बढ़ के 50 लाख हो गया। 6 लाख मिलता था, वो बढ़ के कितना, 50 लाख में बदल गया। 50 लाख में समझिए कितना बड़ा राशि का वृद्धि हुआ भाई। 3 लाख से 25 लाख, पहले उप विजेता को 3 लाख मिलता था, वो अब मिलने लगा कितना, 25 लाख। बस यही है, इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं। तो भारी वृद्धि हुआ, ऑलमोस्ट 700% का वृद्धि हुआ महिला वाला में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ।